आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन सेट्स के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और खोल लेते हैं JetBrains PyCharm को। ये देखिए PyCharm ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा और प्रोजेक्ट का मैं नाम रख रहा हूँ पाइथन ट्यूटोरियल। ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। न्यू विंडो में इसको खोलूँगा और ये देखिए मेरा पाइथन ट्यूटोरियल्स नाम से मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं जाऊँगा न्यू में और बनाऊंगा पाइथन फाइल का नाम रखूंगा सेट्स और एंटर। ये देखिए मेरी पाइथन फाइल बन गई है सेट्स नाम से और ये राइट हैंड साइड में मेरा एडिटर ओपन हो चुका है। ये फाइल ओपन हो चुकी है और अब यहाँ मुझे अपनी कोडिंग शुरू करनी है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ set1 और ये इसमें मैं लिखता हूँ 1 2 हेलो कॉमा हाई। तो ये मैंने एक सेट बनाया। चलिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। set1 ये मैंने प्रिंट किया set1। इसको राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूँगा और ये देखिए आउटपुट में मेरा यहाँ पे set1 आ चुका है। अब मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये मेरा set1 किस टाइप का है और ये मैं राइट क्लिक करके इसको प्रिंट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे इसका आउटपुट आ गया है। इस आउटपुट में आप देखिए यहाँ पे क्लास सेट, तो इट डज मीन दैट इट सिंबलाइज कि ये मेरा एक सेट बन चुका है। सेट बेसिकली एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट और set1 और इसमें मैं एक इंडेक्स देता हूँ, माने एक सबस्क्रिप्ट मेंशन करता हूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ 2 मेंशन। अब इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर दे दी है इसने। एरर का मतलब क्या है कि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। ये पाइथन सेट सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। इट डज मीन दैट कि हम इसके साथ कोई सब्सक्रिप्ट नहीं दे सकते। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और अब मैं बिना सब्सक्रिप्ट के इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे लिखना है फॉर लूप चलाना है। फॉर एक्स इन सेट का नाम है set1 और फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे कोलन और कोलन के बाद देखिए जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन मिल जाती है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर। जैसे C++ और जावा में ब्रैकेट्स काम करते हैं, सेम वही काम यहाँ पे इंडेंटेशन का होता है। इस गैप को ही इंडेंटेशन बोलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं x को प्रिंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे x और x को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। इसमें करूँगा राइट क्लिक और अब करूँगा रन और ये देखिए मेरा यहाँ पे आउटपुट आ गया। जो भी मेरे सेट के अंदर था वो मेरा प्रिंट हो चुका है। और ये देखिए पाइथन सेट आपका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसका मतलब होता है जितनी बार आप इसको रन करोगे ये अलग अलग आउटपुट आपको देता रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि हमसे कुछ गलती हुई है, ये बार बार सेम क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर आइटम्स को कैसे ऐड किया जाता है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऐड फंक्शन को और इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दूंगा। ये जो वैल्यू मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ ये सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। और ये देखिए अब इसके बाद मैं इसे करता हूँ रन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ ऐड हो गई। देखिए मैंने राजा इसके अंदर लिखा था और राजा ऐड हो चुका है। चलिए अब कुछ और करते हैं। set1 में मैं ऐड करूँगा अब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाली वैल्यूज़ को, अलग अलग वैल्यूज़ में इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ 1, 3, 4। चलिए 1 को काट देता हूँ क्योंकि 1 ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ और, यहाँ लिखता हूँ 4 वापस लिख देता हूँ उसमें। चलिए इसको रन करके देखता हूँ और यहाँ पे आ गई है एक एरर। ये बता रहा है कि यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट डालना था, आपने तो यहाँ पे 3 डाल दिए। इन आर्गुमेंट्स को मुझे यहाँ से काटना होगा। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट मैंने कर दिया और बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ से इसको काट ही देता हूँ। और मैं अब मल्टीपल आइटम्स को किस तरह से ऐड किया जाता है हमारे सेट्स के अंदर। तो चलिए मैं लिखता हूँ set1 डॉट अपडेट और इसके अंदर मैं डालूँगा मल्टीपल आइटम्स। तो मल्टीपल आइटम्स मैं डाल रहा हूँ एक लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखा राजा, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर लिखिए रानी और अब इसके बाद करता हूँ रन और रन करते ही ये देखिए मेरे पास यहाँ पे राजा भी आ गया और रानी भी आ गई। अल्टीमेटली दोनों वैल्यू सेट्स में अपडेट हो चुकी हैं और अब हम सीखते हैं कि किसी वैल्यू को कैसे रिमूव किया जाता है सेट से। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ set1 डॉट रिमूव और रिमूव जिस आइटम को करना है उसको मैंने मेंशन कर दिया। मैं राजा को रिमूव करूँगा। अब यहाँ चेक करता हूँ, देखिए यहाँ से राजा डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ये इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द सेट। रिमूव फंक्शन की स्पेशलिटी ये होती है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम को ही रिमूव करता है। देखिए मैं दोबारा रन करके करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी।
चेक करता हूँ क्या हुआ। ओके, ये मैं पहले से अपडेट कर रहा था तो मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब दोबारा मैं चेक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई। ये कह रहा है राजा अवेलेबल ही नहीं है, आप कैसे उसे डिलीट कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कार्ड फंक्शन को सीखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए मुझे पहले अपने ऐड फंक्शन को एक्टिवेट करना होगा और रिमूव को मुझे कमेंट बनाना होगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए राजा वापस से ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डिस्कार्ड फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखता हूँ set1.discard और जिस आइटम को डिस्कार्ड करना है वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। मैं वापस से राजा मेंशन कर रहा हूँ। अब इसको करूँगा रन और ये देखिए ये डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से वो हट गया है। चलिए एक बार मैं फिर से इसे रन करता हूँ ऐड को डिसेबल करके। ये देखिए दोबारा रन करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, जबकि अगर मैं डिस्कार्ड की जगह रिमूव यहाँ पे मेंशन करता हूँ, रिमूव फंक्शन को यूज़ करता हूँ फिर रन करता हूँ तो ये मुझे देगा एरर, क्योंकि रिमूव उस वैल्यू को नहीं डिलीट कर सकता जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्कार्ड उस वैल्यू को भी डिलीट कर सकता है, डिस्कार्ड कर सकता है जो आपके सेट्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए कोई एरर नहीं दे रहा, फर्स्ट क्लास फंक्शन चल रहा है। चलिए फटाफट से एक और फंक्शन को सीखते हैं। फंक्शन का नाम है पॉप। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, इस पर कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ set1.pop फंक्शन। तो जैसे ही मैं पॉप को यूज़ करूँगा तो ये पॉप बेसिकली मेरे टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो ये देखिए मैंने इसको रन कर लिया है, तो इसने एक एलिमेंट को जो सबसे टॉप पे था उसको रिमूव कर दिया। देखो एक बार फिर से करता हूँ तो एक और एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात होगी, पॉप फंक्शन जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है, लेकिन क्योंकि हमारा ये सेट है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इससे हमें ये नहीं बिल्कुल भी पता चलता कि टॉप में कौन सा एलिमेंट लगा होगा। तो एक बार फिर से रन करके देखता हूँ। देखिए एक और इसने एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो कभी ये 1 को डिलीट करता है तो कभी हेलो को डिलीट करता है। चलिए इसको एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लिखते हैं set1.clear। तो क्लियर बेसिकली करेगा क्या काम, ये पूरी के पूरे सेट को क्लियर कर देगा। देखिए सेट तो अवेलेबल है, लेकिन सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सेट इज़ अवेलेबल बट एलिमेंट्स आर डिलीटेड। तो ये देखिए इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और हम देखते हैं कि डिलीट कैसे मारना है। तो हम लिखेंगे del और सेट का नाम और इसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर किस लिए दी, क्योंकि नीचे मैं डिलीट करने के बाद भी सेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब चलिए अब हम एक यूनियन फंक्शन को यूज़ करना सीखते हैं कि यूनियन फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं एक और सेट बनाता हूँ set2 इज टू, मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। set1 मेरा पहले से ही बना हुआ है, अब मैं इसमें डालता हूँ 12,14 और अब मैं आऊँगा नीचे मैं set3 लूँगा। set3 इज टू set1 डॉट यूनियन ऑफ set2। तो set2 का यूनियन हो गया set1 के साथ और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा set3 को। ये देखिए मैं लूप के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे मेरी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है। तो ये अल्टीमेटली ये सेट का यूनियन हो गया। set1 की 4 वैल्यूज़ थी, set2 की 2 वैल्यूज़ थी, तो ये 2 और 4 मिला के ये मेरी 6 वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। एक बार फिर से रन करके देखता हूँ, ये 6 की 6 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। पाइथन फंक्शंस के मामले में बहुत रिच है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही ट्यूटोरियल में सारे फंक्शन बता दूं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो नेट से देख के, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।